नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज संडे का दिन है, आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन उस रेस्ट के दौरान जब टाइम मिले तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। ये जो पेपर है ये आप देख रहे हैं, टाइटल प्रोबेशन ऑफिसर ग्रेड 2 सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ये केरला पीसीएस कराई थी 2019 में, उसका पेपर है और ये पेपर का डेट भी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली था पीडीएफ में उसको कॉपी करना, कुछ-कुछ चीज़ें खुद लिखना पड़ता है क्योंकि आपको पता है पीडीएफ से कॉपी नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग अपना नोट्स अपने आप से बनाते रहना और मैंने इसमें कोशिश किया है ऑप्शंस जो बाकी होते हैं उसको भी एक्सप्लोर करूँ, जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएँ। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ पे व्यूज़ तो अच्छे खासे जाते हैं बट लाइक्स नहीं होते हैं। सब्सक्राइबर ऐसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है और बाकी लोगों को शेयर भी कीजिए क्योंकि इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर वी, क्योंकि हमारे लिए पैसा तो हम माँग नहीं रहे हैं, बट हाँ, ये है कि एक मोटिवेशन होता है कि चलो हमारे जो ऑडियंस है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी इज लोकेटेड एट। तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी जो है वो देहरादून में है। अब चूंकि पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद या और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना, वो बहुत ही जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, तो हमने सोचा उसको भी इसमें डाल दें। तो सबसे पहले तो ये देख लो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था वो 27 दिसंबर 1980 में आया था। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा अगर ये आता है तो। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों के रक्षा के लिए ये एक्ट लाया गया था। दूसरा, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, NIPVD। तो ये देहरादून में है। देहरा से दृष्टि याद रखना कि दृष्टि से संबंधित जो डिसेबिलिटी है वो देहरादून में उसका इंस्टीट्यूट है। अली यायावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, ये है महाराष्ट्र में। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज निपिड, सिकंदराबाद तेलंगाना में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये चेन्नई में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये दिल्ली में है। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कटक उड़ीसा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोलकाता में है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC, ये ओखला दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सीहोर में है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये 9 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपके सही हो जाएंगे अगर ऐसे आते हैं, और बहुत आते हैं ये क्वेश्चन सोशल वर्क से रिलेटेड जो भी पेपर होता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हॉर्नबिल जो मनाया जाता है फेस्टिवल, वो नागालैंड में मनाया जाता है। अब ये देख रहे हैं ये हॉर्नबिल फेस्टिवल के ही ड्रेसेस हैं और ये इस तरीके से मनाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट टू रिच कल्चर ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जो संस्कृति है उसको और रिच करने के लिए और बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ नागालैंड, और नागालैंड की जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको वापस फिर से रिस्टोर करने के लिए इसको मनाया जाता है। टू प्रमोट इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें आपस में इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए भी ये किया जाता है। आपको पता ही होगा जो मेला का कॉन्सेप्ट यही था कि जो हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हैं, दूर दराज के हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा होते थे मेला में और एक दूसरे से मिल लेते थे, इसलिए नाम ही रखा गया था मेला। प्रमोट टूरिज्म इन नागालैंड बाय हेल्पिंग द टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस द कस्टम्स, फूड, सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नागालैंड। तो बेसिकली फोक चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। विच, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको स्किप कर लेते हैं। विच फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट वाज अवार्डेड राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन द ईयर 1987। तो ये चिपको मूवमेंट के लिए था। अब इसमें देख लेते हैं कि मूवमेंट कौन कौन से थे। चिपको मूवमेंट 1973 में, वो एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी थे एंड चंदी प्रसाद भट्ट थे। अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी का डेथ भी हुआ है रिसेंटली। एपिको मूवमेंट 1980 में था, एक्टिविस्ट थे पांडुरंग हेगड़े। बिश्नोई मूवमेंट था 15th सेंचुरी में, ओरिजिन था जो 15th सेंचुरी में था, और इसके एक्टिविस्ट अमृता देवी।
एंड जंगल बचाओ आंदोलन 1970 में, एक्टिविस्ट, वेरियस विलेजर्स एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, जो गांव के लोग थे और एनवायरमेंटलिस्ट। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, और जो ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो 368 आर्टिकल के तहत है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, किस ईयर में जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो आपके मौलिक दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, वो कब जो है अमेंड किया गया, तो 1976 में। 1976 जो 42nd अमेंडमेंट 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। This amendment inserted a new part 4A, comprising Article 51A, यानी भाग 4A, और जो आर्टिकल था वो 51A यानी 51A था, जो डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के जिसमें बताए गए हैं, जैसे आपका कर्तव्य मतलब अधिकार है वैसे आपका कर्तव्य भी है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनहांसमेंट ऑफ सिविल कॉन्शियसनेस, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, मतलब आपके कर्तव्य हैं कि राष्ट्र के निर्माण में आप अपना सक्रिय योगदान दो, राष्ट्र की जो नेशनल इम्पोर्टेंस हेरिटेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, और जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस पर आप अपना फोकस करो। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च डन, तो ये हुआ था 28 अगस्त 2014 में। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मलयालम प्रिंटिंग, तो मलयालम प्रिंटिंग के फादर माने जाते हैं बेंजामिन बैले। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट योगक्षेम सभा वाज फाउंडेड इन द ईयर 1908। हु इज द फाउंडर ऑफ प्रत्यक्ष रक्ष दैव्य सभा ERDS, ये पोयकाइल कुमार गुरुदेवन। कुट्टम कुट्टम कुल्लम सत्याग्रह वाज इन द ईयर, तो कुट्टम कुल्लम 1946 का एक मूवमेंट था जो कि बिफोर फ्रीडम ये मूवमेंट चला था 1946 में। तो ये केरला का कुट्टम कुल्लम मूवमेंट है, बहुत फेमस था। हु वाज द दीवान ऑफ त्रावणकोर एट द टाइम ऑफ टेम्पल एंट्री प्रोक्लामेशन, तो ये थे CP रामस्वामी अय्यर। हु स्टार्टेड द जर्नल प्रबोधकन, प्रबोधकन किसने स्टार्ट किया था, ये जो जर्नल था, केसरी बालकृष्ण पिल्लई ने। नेम द फाउंडर ऑफ केरला कौमुदी न्यूज़पेपर, तो केरला कौमुदी CV कुन्हीरामन ने किया था। कनेलिरियम कॉलम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस फ्रीडम फाइटर, तो ये कोट्ठाट्टू पुल्लम मैरी ने। हु रोट द नॉवेल प्रवचा कांते वैजेही, तो ये V विजयनयन। जो केरला का लोकल क्वेश्चन है उसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन है, वो जैसे कोट्टाकुल्लम था वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। जो वहाँ का लोकल है उसका वहाँ के केरला पीसेस में स्पेशल पीसेस के तौर पे पूछा जाता है, स्पेशल जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं। उन्नई वॉरियर्स स्मारका ये स्किप करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस संस्कृत वर्क रिटन बाय श्री नारायण गुरु, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस कीजिए, तो इसको याद रखना है। दर्शनामला राजयोग प्रशन्यम इज अ फेमस वर्क ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर, तो ये था ब्रह्मानंद शिवायोगी का। मांकड़ला, मांकड़ला आप लोगों को खूब बड़ा बीनू मांकड़ला इज एसोसिएटेड विद द विच गेम ऑफ स्पोर्ट, तो ये था क्रिकेट के। तो ये जो जैसे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बॉलिंग करने के दौरान ही अगर वो आगे चला जाता है, तो अगर बॉलर उसको आउट कर देता है तो इसको मांकड़ला बोलते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग नियम कानून है। इसको गेम स्पिरिट के अगेंस्ट भी कई बार माना गया है। अभी हाल फिलहाल में जब अफगानिस्तान के साथ मैच चल रहा था इंडिया का, विराट कोहली को जब आउट किया था, तो वो भी मंगड़ला के ही जैसा कुछ था। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अब इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। 775 स्क्वायर किलोमीटर में ये है। मोहन एंड सुहेली रिवर के किनारे है। वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट इन 1861, 1861 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे जाना गया। इन 1977 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 614 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट खीरी, खीरी जो है लखीमपुर खीरी का, रिजर्व एज दुधवा नेशनल पार्क, यानी 1977 में इसको दुधवा नेशनल पार्क के तौर पे घोषित किया गया। इन 1987 दुधवा नेशनल पार्क एंड किशुनपुर
पशु विहार वाज मर्ज टू फॉर्म दुधवा टाइगर रिजर्व। और बाद में 1987 में जो नेशनल पार्क था दुधवा दुधवा नेशनल पार्क और किशुनपुर पशु विहार, उसको एक साथ मिला दिया गया और उसको कर दिया गया दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में हुआ। 1977 में दुधवा नेशनल पार्क था। उसके बाद टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38B ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ यानी जंगल के जो जीव हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो नियम लाया, अधिनियम लाया, 1972 में लाया ऑन एडवाइस ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रेजेंटली इंडिया अकोमोडेट्स अ टोटल 54 टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। विद रिसेंट एडिशन द धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ, उसको मिला के 54 हो गए हैं। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज 3682 2022 में टोटल था, जबकि मतलब यूपी में 2967 in 2018 according to an estimate released on Saturday. This is an upward revision from April this year when a minimum 3167 animals were estimated by the Wildlife Institutes of India. Who among the following belong to the synthetic school of thought? तो synthetic school of thought के माने जाते हैं एमाइल दुर्कheim। सिंथेटिक इसलिए क्योंकि सिंथेटिक स्कूल ऑफ एम्स टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना विद इन देयर स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो आपका सोशल फिनोमेना है वो बेसिकली आपके ऐतिहासिक, आपके सांस्कृतिक और आपके सामाजिक संदर्भ में होता है। बाय एग्जामिनिंग द यूनिक सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन दैट शेप इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस, सोशलिस्ट कैन डेवलप अ मोर नुआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो किसी भी व्यक्ति की समाज कैसे है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे पता चलता है। एमाइल दुर्कheim द मेन और एडवोकेट्स ऑफ सिंथेटिक स्कूल दुर्कheim ओपिनियस दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज थ्री मेन डिवीजन ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडी। क्या है? सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। हु इज द साइंस ऑफ इंडिविजुअल्स सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर को जानने के लिए सोशल साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। और सोशल साइकोलॉजी कर्ट लेविन ने दिया, हु इज द ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कर्ट लेविन को बेसिकली माना जाता है कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर माइंड एंड बिहेवियर। जो आपका सोचने का तरीका है और आपका जो व्यवहार है समाज में लोगों के साथ, उसी को हम पूरा जो है स्टडी करते हैं, तो उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट योर पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ग्रुप बिहेवियर। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपके आपस के जो रिश्ते हैं और आपका जो किसी समूह में व्यवहार है, उस सारी चीज़ों को स्टडी करना ही सोशल साइकोलॉजी है। The family influences its member in socio-cultural sphere by the process of socialization, which situated between conflict and cooperation to a accommodation. Which one of the following is not a type of non-probability sampling? तो probability sampling जिसमें सभी जो members होते हैं उनका equal chance होता है चुने जाने का, और non probability में कुछ जो है क्राइटेरिया बना दिया जाता है, उसमें इक्वल चांस नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बाकी स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी इज गिवन बाय, तो लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। रॉबर्ट रेडफील्ड इज नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम। तो याद कर लो, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम आएगा तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड का, which describes the dynamic relationship between rural and urban areas, suggesting that there is a spectrum rather than a clear distinction between the two. मैकाइबर एंड पेज आर एसोसिएटेड। जो बाकी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दी थी मैकाइबर एंड पेज ने, विच एम्फसाइज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर लीडिंग टू क्राइम एंड डेवियंस विद इन द सोसाइटी। मैकाइबर इन सोशोलॉजी स्टेट्स दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। Milton Singer is known for his work in the field of cultural anthropology, particularly for his contribution to the study of Indian society and culture, focusing on issues of tradition, change and identity. डॉक्टर M.N. श्रीनिवास जो कि इंडिया के बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट, सोशल थिंकर माने जाते हैं, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था वो था संस्कृताइजेशन, विच डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच लोअर कास्टेज इन इंडिया adopt upper caste customs, rituals and practices as a means of सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी ये बोलते हैं कि जो लोअर कास्ट है वो अपनी जो कल्चर है, अपनी जीवन जीने की जो शैली है, अपने जो उनके रिचुअल्स हैं, वो बड़े कास्ट के, अपर कास्ट के लोगों का अडॉप्ट करके अपने आप को
एक निम्न से उच्च स्थान पे लाने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं और सोशल मोबिलिटी भी बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का फीचर क्या नहीं है, इसमें हो जाएगा पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, और सॉरी कॉमन इंटरेस्ट होता है, पर्टिकुलर सॉरी कॉमन कल्चर होता है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट सबका अपना अपना अलग होता है। टेरिटरी कॉमन होती है, क्लोज सोशल रिलेशनशिप होता है, बट पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता है। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जो हम इसमें पढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड, तो जनरल टू पर्टिकुलर को डिडक्शन बोलते हैं। In summary, deductive research starts with a general hypothesis or theory and test is through specific observation. तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसको डिडक्शन बोलते हैं। द फैमिली इंस्टीट्यूशनलाइज द नीड ऑफ सेक्स सेटिस्फैक्शन थ्रू, तो सेक्स सेटिस्फैक्शन मैरिज से, जो कि एक लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप को जो है सोशली एक्सेप्टेंस मिलता है, वो मैरिज के थ्रू मिलता है। तो अफेक्टिव रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, बेसिस ऑफ पर्सनल कनेक्शन एंड अटैचमेंट्स। प्रोक्रिएशन मतलब फैमिली का आगे बढ़ना, बच्चे होना। मैरिज, सोशली रिकॉग्नाइज यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जो अभी हमने बताया। एंड किनशिप यानी नातेदारी का बढ़ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ग्रुप, तो सेकेंडरी ग्रुप में आएगा ट्रेड यूनियन, बाकी फैमिली, ट्राइबल काउंसिल्स और पीयर ग्रुप, ये प्राइमरी ग्रुप में आता है। Primary groups are small and characterized by close personal relationship that last a long time. Secondary groups include impersonal, temporary relationship that are goal oriented। किसी पर्टिकुलर गोल के लिए आप मिलते हो, सेकेंडरी ग्रुप होता है, और बिना किसी गोल के एक साथ रहते हो तो वो प्राइमरी ग्रुप होता है, लाइक दोस्ती का, फैमिली का, ये सब प्राइमरी ग्रुप में आता है। वो इज द बेस्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ मीनिंग, तो ये होगा नॉन मटेरियल कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी का सेकेंडरी कंट्रोल। A sampling frame is, तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, a list of all the units in the population which is sample will be selected। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कॉज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस कैसे होता है, जो बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो फ्रीज से, एसी से, और ये जो फ्यूल के वजह से, जो फ्यूल बर्न होने की वजह से गैसेस निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, उससे क्या होता है, एक लेयर बन जाता है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज का भी आता है, मतलब हमारा एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो उसकी भी जो लेयर है उसका क्षरण हो रहा है। और साथ साथ क्या होता है कि जैसे कार में आप बैठे हो, शीशे बंद करके बैठे हो, तो जो धूप है, जो सूर्य की रोशनी, वो अंदर आ जाती है, अंदर के एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है, बट अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी तरीके से एक ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसमें हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एजेंट ऑफ एडोलेसेंट सोशलाइजेशन, तो स्पाउस। विच इज अ लर्नड एंड शेयर्ड बिहेवियर, तो लर्न एंड शेयर्ड बिहेवियर में कल्चर, जो कि कल्चर सोशलाइजेशन से, कल्चर से, सोशल प्रोसेस से, सोशल ग्रुप से बढ़ता है। तो सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें आप दिन ब दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं पूरे जीवन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो कल्चरल डिवीजन, तो सोशियो कल्चरल डिवीजन सेक्स का नहीं हो सकता, बाकी कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सोशियो कल्चरल डिवीजन है। सेक्स तो बाई बर्थ आपको जो मिलता है वही रहता है। सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाई अदर्स इज कॉल्ड, तो ये सेकेंडरी। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड, तो जब कोई दूसरा डेटा कलेक्ट करता है उसको फिर आप यूज करते हो, सेकेंडरी डेटा होता है। तो इन द टर्म यूज्ड बाय फर्डिनेंट टोनीज, एफ टोनीज, टू रिफर टू द कैरेक्टरिस्ट, तो एफ टोनीज का ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी जब ग्रामीण सोसाइटी, ग्रामीण समाज की बात आएगी तो ग्रामीण से गेमाइन याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यानी ग्रामीण या गांव से गेमाइन, और जो अर्बन सोसाइटी होगा वो गैसल होगा। ठीक है, तो ये इतना याद रखना। Gemeinschaft, a term coined by sociologist Friedlander Tönnies, refers to a traditional rural or small scale societies characterized by strong social bond, जिसमें एक मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं, मजबूत रिश्ते होते हैं, एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन पर्सनल टाइज, शेयर्ड वैल्यूज, म्यूचुअल सपोर्ट, ये सारी चीजें होती हैं वो गेमाइन सॉफ्ट में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। इन गेमाइन सॉफ्ट सोशल इंटरेक्शन आर ऑफन गवर्न बाई इमोशन, ट्रेडिशन एंड पर्सनल कनेक्शंस रादर देन फॉर्मल रूल्स और इंस्टीट्यूशंस।
और गेशल शाफ्ट में इससे थोड़ा सा जो सोशल बॉन्डिंग है वो कम होता है। आल्सो कॉइन्ड बाय F. Tonies, refers to modern urban or large-scale societies characterized by interpersonal relationship, individualism, and a reliance on formal organization and institution. In Gesellschaft, social interaction are based on rationality, contractual agreements, and division of labor rather than personal connections or shared tradition. तो सिंपली जो जो शहरों में रह रहे हैं गाँव से आके वो बेहतर इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब आप गाँव में रहते हैं किसी टपरी पे चाय बैठ के पी रहे हैं तो बेवजह कोई आपको चाय पिला देता है या आप किसी और ग्रामीण को पिला देते हैं, बट शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके जस्ट बगल में आपके फ्लैटमेट है कौन ये भी नहीं पता होता है, बट आपको गांव में सबका पता होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का फीचर क्या नहीं है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, बाकी साइंटिफिक टेम्पर, एम्फोसिस ऑन रीजन, अचीव्ड स्टेटस, ये सब मॉडर्नाइजेशन का एक कह सकते हो कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप बताता है उसको रिलेशनल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हाईली इम्पॉसिबल विद ह्यूमन बींग्स, तो हाईली इम्पॉसिबल क्या चीज होगा? एक मिनट इसको थोड़ा सा skip करें। ये होगा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कौन सी स्टडी empirical study, यानी an empirical study is a research approach that relies on evidence gathered from observation or experiences, जो आप experiences से gather करते हो। it involves collecting, analyzing data to test hypothesis or answer research questions. Empirical studies are grounded in real world observation and aim to provide objective and reliable findings. Quantitative study जिसमें आप मैक्सिमम जो डेटा लेते हो क्वांटिटेटिव होती है और उस डेटा का एनालिसिस करते हो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए। और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन में आप दो तरीके के डेटा वेरिएबल लेते हो, जिसपे एक पे आपका कंट्रोल रहता है और एक पे जो है आप उसका इम्पैक्ट देखते हो। ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च हो गए। एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, ये व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो था वो था 940 1000 पुरुषों पे, लेकिन अब 1020 हो गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पांचवा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम का करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? डेवलप ग्रेजुअली एंड स्लोली, तो ये जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी जनरली रिगार्डेड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, जो कोई भी सोशल प्रॉब्लम है तो समाज के लिए हानिकारक होता है। इट हैज़ इफेक्ट ऑन अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के बड़े वर्ग पर इसका प्रभाव देखा जाता है। अ कंडीशन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और ये कंडीशन होता है जिसको जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड क्या नहीं है? तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड वे इंटरव्यूइंग, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स, पर्टिकुलर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, ये डाटा कलेक्शन का मेथड हो सकता है। अब इसमें देख लेना सर्वे क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फोकस ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है, एथनोग्राफी क्या होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से आप कर सकते हो। सर्वे, इंटरव्यू, ये सब जो है डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स हैं। शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो 2011 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन थी वो 16.6% थी, और जो एसटी थे इसी में से 8 घटा दो यानी 8.6। तो एसटी और एससी का ऐसे याद रखो। ग्लोबलाइजेशन बाई कनेक्टिंग कंट्रीज लीड्स टू, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या प्रभाव पड़ा है? ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अंदर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गई है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप किससे एसोसिएटेड होता है? ये किसने दिया है? तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने, आर के मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप दिया है। और रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो जब आप तुलना करते हो तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से किसी चीज की तुलना करते हो, तो जिस व्यक्ति से तुलना कर रहे हो वो आपके लिए आइडियल हो गया, तो वही हो गया रेफरेंस। तो जब आप किसी का रेफरेंस देते हो तो वही चीज उसी के बारे में है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो
और इसको अपने हिसाब से पढ़ लेना। आर के मर्टन, अ प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन हिज वर्क ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। तो ये सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी भी पढ़ लेना, इनका ही कॉन्सेप्ट है, उसी में इन्होंने रेफरेंस ग्रुप दिया था। तो रेफरेंस ग्रुप और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मर्टन डिफाइंड रेफरेंस ग्रुप्स एज सोशल ग्रुप दैट इंडिविजुअल यूज ए स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग देयर ओन एटीट्यूड्स। यानी आप अपने आप को देखते हो कि यार मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, कहते नहीं हो कि मुझे फला फला टीचर की तरह बनना है, मुझे फला फला स्टूडेंट की तरह बनना है, तो जिस स्टूडेंट से कंपेरिजन कर रहे हो वो रेफरेंस ग्रुप हो गया। Beliefs and behaviors. In his theory of social structure and economy, Merton explored how societal norms and values influences individual behavior, particularly in relation to achieving cultural goals through legitimate means. Legitimate means मतलब कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के अंतर्गत रहते हुए। मर्टन डिस्टिंग्विशेड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, एक कन्फर्मिटी है, एक डेविएंस है। कन्फर्मिटी मतलब जिसको सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल वैल्यूज से एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, एक सामाजिक मूल्यों के भीतर रहते हुए काम करता है। और एक है जो रॉबिनहुड बन जाता है, पहले तो गलत काम करता है, फिर समाज में थोड़ा सा काम या गलत काम नहीं भी करता है, गलत काम करता है, समाज के भले ही भले ना करता है, तो कुछ उसके भी जैसे जो चोर और डकैत होते हैं उनके जो आदर्श होते हैं उनका डिफरेंट होता है। आप देखते हो कि एक सिंगर मतलब एक अच्छे एक्टर का भी लोग फॉलोअर होते हैं, और जो विलेन होते हैं उनका भी लोग जो है कॉपी करते हैं। तो जो डेवियंस यानी समाज से भटके हुए लोगों के लिए जो समाज से भटके हुए लोग आदर्श हो जाते हैं, तो एक डेवियंस रेफरेंस ग्रुप है और एक कन्फर्मिटी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी का कॉज क्या है? तो इसमें ऑल ऑफ द इंडिविजुअल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल स्ट्रक्चर भी है। विच इज द सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल प्रोसेस ही सोशल इंटरेक्शन है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हो गए। बाकी के 50 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्योर सोशल वर्क, सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी दिया गया है। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें जे एक्ट को, डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है, इसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने जो है ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो सेकंड पार्ट आएगा वो आज रात में या कल, मैं इसको जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इसको अपलोड करूँगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो तो देखना ही, इसके बाद वाला भी देखना। और बाकी वीडियोस जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए 21 अभी तक आ चुके हैं उसको आप कंप्लीटली देखते रहो, नहीं इकट्ठा जब डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये जितने भी मैं डाल रहा हूँ बहुत मेहनत करके और बहुत ही डेप्थ एनालिसिस करके पेपर का, तभी आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक एक पेपर बनाने में कई कई दिन लगते हैं, कई कई घंटे लगते हैं। तो अगर आपको इसका वैल्यू पता होगा तो आप सीरियस होके, डेडिकेटेड होके पढ़ोगे। और मुझे लगता है कभी कभी इस चीज़ का कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इसका पैसा ले लो, बट मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्री में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमें रिजल्ट देंगे तो हमारा वही सबसे बड़ा रिमनरेशन होगा। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको प्रॉपर देखेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे। जैसा भी है कमेंट आप बताएं, कमेंट में या टेलीग्राम के लिंक पे जुड़ के कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी इसमें आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन कर रखा है, तो सेकंड वीडियो में थोड़ा सा धैर्य रख के आपको पूरा पढ़ना होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ जो सोशल वर्क डोमेन के किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो डब्ल्यू ओ यानी वेलफेयर ऑफिसर का हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, वो सब में एक काम आएगा। सोशल वर्क बदलता नहीं है, हर जगह एक ही होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।